पुलिस इंस्पेक्टर सीधा रमज़ान की कोठरी के पास आ गया। इसने अचानक जेब से एक खंजर निकाला। जेल के सिपाहियों पर इतनी तेज़ी से हमला किया कि वह बज़ाहिर अपने आप को न बचा सके और शदीद ज़ख्मी होकर कराहते हुए नीचे गिर पड़े। इतने में गश्त करने वाला एक हवलदार वहां आ गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने उछलकर इसे एक फ्लाइंग किक लगाई और हवलदार के हाथ से बंदूक नीचे गिर पड़ी। पुलिस इंस्पेक्टर ने इस पर भी खंजर से वार कर दिया। ये सारे के सारे वार नकली थे। कोई जख्मी नहीं हुआ था, बल्कि एक सोची समझी स्कीम के तहत इन सिपाहियों ने खुद पर बनावटी बेहोशी तारी कर ली थी। रमजान की कोठरी खोल दी गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने रमजान को बाहर निकाल कर कहा, तुम्हारा साथी कहाँ है? इसे छोड़ दो, तुम ही भाग चलो, मामला गड़बड़ ना हो जाए। यह भी एक बकायदा चाल थी। यह जुमला जानबूझकर मुझे सुनाया गया था। रमजान ने कहा, नहीं नहीं भाई, करमदीन को जरूर साथ ले जाना है। वो मेरा स्मगलर साथी है। तो मैं बॉर्डर पर मजीद 1 लाख रुपए दिलवा दूंगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, तो फिर जल्दी करो, मैं पहले ही 3 आदमियों का खून कर चुका हूँ। रमजान ने मेरी बैरक में आकर आहिस्ता से मुझे बुलाया, करमदीन चलो, जल्दी करो। मैंने कंबल अपने जिस्म के गिर्द लपेटा और उठकर इसके साथ दौड़ते हुए जीप में सवार हो गया। पुलिस इंस्पेक्टर तेजी से जीप निकाल कर जेल के दरवाजे से बाहर आ गया। जेल के दरवाजे पर भी एक सिपाही बेहोश पड़ा था। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, इसे मैंने सबसे पहले बेहोश किया था। हमारी जीप रात के अंधेरे में जलंधर सेंट्रल जेल से निकलकर शहर की एक वीरान सड़क पर भागने लगी। हम जलंधर रेलवे स्टेशन से भी आगे निकल गए। अब एक ऐसी कच्ची सड़क पर जीप दौड़ती जा रही थी जो अमृतसर जाने वाली रेलवे लाइन के साथ साथ जा रही थी। रमजान और मैं जीप की पिछली सीट पर कंबल लपेटे बैठे थे। इसने मेरे कान के करीब मुंह लाकर कहा, यह आदमी पुलिस इंस्पेक्टर नहीं, सरहद के एक मशहूर स्मगलर का साथी है। इस स्मगलर से हमारा राब्ता है। जासूसी के साथ साथ मैं इसके लिए स्मगलिंग भी करता हूँ। मैंने इसे पैगाम भिजवाया था, चुनाचा इसने अपने खास साथी को मेरी रिहाई के लिए यहाँ भेजा। मैं जानता था कि रमजान झूठ बोल रहा है और ये पुलिस इंस्पेक्टर सीआईडी का आदमी है। मैंने पूछा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम अमृतसर बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं? मैं अपने जहन में अब इन लोगों के चंगुल से फरार होने की स्कीम तैयार कर रहा था, क्योंकि असल फरार अब मेरा होने वाला था। रमजान ने कहा, अगर तुम मुझे बता दो कि वो मकाम कहाँ है जहां तुमने खुफिया कोड बुक छुपाई हुई है, तो मैं इसे वहां जाने को कहूंगा और फिर इसे यहां से चलता करूंगा और हम खुद ही किसी न किसी तरह अमृतसर पहुंच जाएंगे। वैसे इस वक्त ये अमृतसर की तरफ ही जा रहा है। मैं भी अमृतसर ही जाना चाहता था, क्योंकि मैं इस शहर की गलियों से वाकिफ हो गया था। वहां अपने आप को कुछ देर के लिए बासानी पोशीदा रख सकता था। मैंने धीमी आवाज में रमजान से कहा, मैंने कोड बुक अमृतसर की कंपनी बाग में एक जगह छुपाई हुई है। इससे कहो कि यह हमें अमृतसर के कंपनी बाग वाले नहर के पास उतार दे। ठीक है, रमजान बोला। इसने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, चमन जी, हमें कंपनी बाग की नहर पर उतार दें। पुलिस इंस्पेक्टर ने मोटी सी गाली देकर कहा, कहीं मुझे न फंसा देना। कंपनी बाग में आजकल रात को पुलिस गश्त करती रहती है। यह भी इसने झूठ बोला था और फरार के डोंग को हकीकत का रंग देने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा था। मैं खामोश बैठा रहा। रमजान ने इसे मिन्नत समाजत के अंदाज में कहा, चमन जी, मैं डेरे पर आकर तुम्हें भी खुश कर दूंगा। तुम जानते हो कि स्मगलर लोग वादे के बड़े पाबंद होते हैं। तुम हमें अमृतसर के कंपनी बाग वाली नहर के पास उतार देना। पुलिस इंस्पेक्टर ने झुंझलाकर कहा, ठीक है ठीक है, तुम्हारी सीट के नीचे सिविलियन कपड़ों की गठरी रखी है। अपने जेल के कपड़े उतार कर इन्हें पहन लो। हमने सीट के नीचे से गठरी निकाल कर जेल की वर्दी उतार कर मैलखोरे रंग का कुर्ता और धोतियां पहन ली। भूरे रंग का एक कंबल भी हमें मिल गया। जलंधर से अमृतसर तक 40 मील का फासला जीप ने बड़ी जल्दी तय कर लिया। जीप अमृतसर के मज़ाफ़ात में से गुजरती हुई शरीफपुरे की आबादी में आ गई। यहाँ से मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, दाईं जानब वाले रेलवे फाटक के पार ले जाकर एक तरफ खड़ी कर दे। पुलिस इंस्पेक्टर ने एक बार फिर मोटी सी गाली दी और जीप दाईं तरफ मोड़ दी। मेरे इशारे पर जीप नहर के पुल की दूसरी जानब शहतूत के एक दरख्त के नीचे खड़ी कर दी गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने रोशनियां गुल कर दी और जल्दी से नीचे उतर कर बोला, अब फौरन मेरी जीप खाली कर दो। मुझे खतरा है कि कहीं पुलिस गश्त करती हुई इधर ना आ जाए। मैं नकली थानेदार हूँ, डर लिया जाऊंगा। चलो जल्दी करो। ये सब एक ड्रामे के मकाल में थे। रमजान ने मेरे साथ जीप से बाहर छलांग लगा दी और पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, कालू को मेरा सलाम कहना, आज सर्दी है।
मैं फौरन समझ गया कि रमज़ान ने खुफिया कोड में इंस्पेक्टर को शायद यही हदायत की थी कि वह मेरी निगरानी करता रहे। पुलिस इंस्पेक्टर भी बड़ी महाराना अदाकारी कर रहा था। नस जाओ, किसी मुसीबत में डाल दिया है मुझे तुमने। मैं जा रहा हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम। और इसने जीप स्टार्ट की, इसे घुमाकर मोड़ा और तेजी से वापस शहर की तरफ रवाना हो गया। हमने कंबल की बुक्कल मार रखी थी, सर्दी बहुत ज्यादा थी। रमजान मेरे साथ लगकर चल रहा था। जेब में तो यकीनन पिस्तौल वगैरह मौजूद था। ऐसा कभी हो नहीं सकता था कि इसके पास असला ना हो। मैं अभी चौकस था। मैंने बहुत जल्द महसूस कर लिया कि वो मेरे बिल्कुल साथ लगकर चल रहा है और कोशिश कर रहा है कि मुझसे निसब कदम पीछे रहे। और इसने कहा, वो जगह कहाँ है करमदीन? हमें सुबह होने से पहले पहले खुफिया कोड बुक निकाल कर यहाँ से भाग जाना चाहिए। चमन ने बताया था कि यहाँ रात को पुलिस की गश्त रहती है। वो जगह कहीं भी नहीं थी जहां मैंने कोई खुफिया कोड बुक दफन की हुई है। अब मैं इससे भागने का मौका तलाश कर रहा था। अब इस हकीकत का भी एहसास था कि मेरे इर्द गिर्द न सिर्फ वो पुलिस इंस्पेक्टर बल्कि पुलिस की दूसरी नफरी भी मौजूद है और हमारा पीछा कर रही है। और अगर मैं फरार होने की कोशिश करूं तो मुझे दबोच लिया जाएगा या फिर जख्मी कर दिया जाएगा। हम कंपनी बाग की खुशक छोटी नहर के किनारे पर चले जा रहे थे। इस नहर के दोनों जानब आम के घने दरख्तों के साया डाल रखा था। मुझे मालूम था कि बाएं जानब कंपनी बाग की ग्राउंड्स फैली हैं और दाएं जानब मजेसट गांव को जाने वाली सड़क है। बाग में अंधेरा था और नहर का किनारा डरानी था। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि अंधेरे में मुनासिब मौका पाकर किसी तरफ को छलांग लगा दूं और फिर अंधेरे और दरख्तों का फायदा उठाते हुए कंपनी बाग में गायब हो जाऊं। मैं एक जगह रुक गया। रमजान, यहाँ वो दरख्त है जिसके तने में मैंने कोड बुक छुपाई थी। रमजान ने कहा, तो चलो इसे खोद कर निकालते हैं। हम आम के नीचे के दरख्त के नीचे आ गए। मैं जानबूझकर इसे इस दरख्त के पास लाया था क्योंकि यहाँ एक बाउंड्री थी जिसकी दूसरी तरफ खेला करते थे। नाशपातियों के दरख्त साथ साथ उगे हुए थे और इनके दरमियान गहरा अंधेरा फैला था। मैंने रमजान से कहा, हम कोई जमीन खोदने वाली शय साथ नहीं लाए। ऐसा करो कि मैं जहां इशारा करूं तुम वहां से जमीन खोद डाल लो। रमजान अब मुझे किसी किस्म का मौका नहीं देना चाहता था। बोला, करमदीन, तुमने कोड बुक छुपाई है, बेहतर है कि तुम ही जमीन खोदो। मैं इधर उधर देखता रहता हूं कि कोई सिपाही इधर ना निकले। मैंने कहा, ठीक है, तो फिर मेरा तुम कंबल संभाल लो। अब मेरे अंदर का कमांडो पूरी तरह बेदार हो गया था। मैंने बिजली की तेजी के साथ कंबल उतार कर इस तरह रमजान के ऊपर डाला कि इसकी गर्दन मेरे बाजू के शिकंजे में आ गई। यह हरबा इंतहाई खतरनाक और मोहलक था और रमजान जैसा आम भारतीय जासूस मेरे इस जानलेवा हमले का मुकाबला नहीं कर सकता था। और इसकी गर्दन की हड्डी तोड़ने में मुझे सिर्फ 1 सेकंड का वक्फा लगा और इसके हलक से कोई आवाज न निकल सकी। मैंने इसे जमीन पर गिरा दिया और इसकी तलाशी ली। इसकी जेब में एक छोटा रिवॉल्वर था। मैंने रिवॉल्वर संभाला और अपने आप को नहर की ढलान पर वाकया बाउली की दूसरी जानब लटका दिया। मैं झाड़ियों में से गेंद की तरह लड़कता हुआ नाशपति के बाग में घास पर जा गिरा। अभी मैं उठने ही लगा था कि जहां मैं रमजान को मार गिराया था वहां दूसरी जानब से टॉर्च की रोशनी पड़ी। फिर कुछ आदमियों के कदम दौड़ते हुए नहर की मंडेर की तरफ बढ़े। मैंने दरख्त के नीचे से देखा तो अंधेरे में नहर की मंडेर पर कुछ आदमियों के साए हरकत कर रहे थे। फिर किसी ने चलाकर कहा, इसे पकड़ो, वो यहीं कहीं होगा। साथ ही फिजा में पिस्तौल के फायर की आवाज गूंज उठी। टॉर्च की रोशनी दरख्तों पर गिरी और मैंने दरख्तों में अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। टॉर्च की रोशनी ने मुझे अपनी जद में ले लिया। वो जा रहा है, गोली टांगों में मारना। दाएं से एक आवाज फायर हुआ। गोली मेरे बिल्कुल करीब दरख्त के तने से टकराई। मुझे रास्ते का इल्म था, इसलिए मैं अंधाधुंध भागता हुआ नाशपति के दरख्तों से निकलकर क्लब की अंग्रेजों के जमाने की बनाई हुई इमारत की बाट फलांग गया। अब मैं टेनिस कोर्ट में था। क्लब की दीवार में कोने पर एक जर्द बल्ब जल रहा था। भागते हुए कदम मेरे करीब आ रहे थे और टॉर्च की रोशनी मेरी तलाश में मेरे पीछे पीछे थी। मैं टेनिस कोर्ट की बाड़ के साथ साथ भागता चला गया। फिर इसे एक जगह से अंदाजे के मुताबिक फलांगा और दूसरी तरफ एक पुराने हौज के पास आ गया जहां अंधेरे में सरों के दरख्तों की कतार खड़ी थी। यहाँ एक छोटा सा सुवा नहर में से निकाला गया था ताकि बाग को पानी दिया जाए। मेरे पीछे 2 फायर हुए। सुए की मंडेर ऊंची थी। मैं छलांग लगाकर मंडेर की दूसरी जानब जा गिरा और ठंडी खुई वाले दरख्तों के झुंड की तरफ भागा। अंधेरा और रास्ते का इल्म मेरी मदद कर रहा था।
मगर पुलिस मेरे पीछे आ रही थी। मुझे इनके कदमों की और चिल्लाने की आवाज़ें बराबर सुनाई दे रही थीं। कभी कभी एक आध फायर भी हो जाता था। कंपनी बाग की ठंडी खुई जिन लोगों ने देखी है, इन्हें मालूम होगा कि इसके अकब में ईसाइयों के क्वार्टरों के करीब से एक कच्चा रास्ता निकलता है, जो आगे जाकर मुजेसर जाने वाली छोटी सड़क से जा मिलता है। अंधाधुंध भागते हुए अचानक मेरी नज़र एक क्वार्टर की दीवार के साथ लगी खड़ी साइकिल पर पड़ी। मैं इसे चलाने लगा तो पिछला पहिया जाम हो गया। इसके पिछले पहिए में ताला लगा हुआ था। मैंने इसे वहीं फेंका और आगे कूद पड़ा। इसी दौरान किसी क्वार्टर में बंधा कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। सिपाहियों ने अब शोर मचा दिया। पकड़ो पकड़ो की आवाजें मेरे चारों तरफ से आने लगी थी। अब मैं थक गया था और दिल में ख्याल आने लगा कि पकड़ लिया जाऊंगा। इसी ख्याल से मेरे अंदर जैसे एक नई ताकत ऊद कर आई। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। मजेसर रोड वाला मोड़ सामने था। यहाँ सड़क नाले के एक पुल पर से जरा सा घूमकर आगे जाती थी। मैंने देखा कि एक ट्रक शोर मचाता कदरे कम रफ्तार के साथ पुल का मोड़ घूम रहा था। मैं एक तरफ छिप गया। पीछे से एक और फायर हुआ। ट्रक मेरे करीब से गुजरा तो मैंने इसके पिछले हिस्से को पकड़कर अंदर छलांग लगा दी। मैं बंद गोभी के ढेर पर जा गिरा। ट्रक ने सीधा होते ही रफ्तार पकड़ ली। ट्रक ऊपर से खुला था। अकब में एक तख्त लगा था। मैंने तख्ते में से गर्दन निकाल कर पीछे देखा तो मुझे पुल पर बल्ब की रोशनी में कुछ सिपाही सड़क पर दौड़ते नजर आए, मगर मैं इनकी पहुंच से दूर होता चला जा रहा था। मैं बंद गोभी के ढेर में सिमट कर बैठ गया। मेरा सांस फूला हुआ था और इतनी सर्दी में मुझे पसीना आ रहा था। थोड़ी देर बाद सर्द हवा की वजह तो मैं बंद गोभी के ढेर में मजीद सुकड़ कर बैठ गया। ये ट्रक सब्जी लेकर शायद अल्लाह या किसी दूसरे शहर की तरफ जा रहा था, क्योंकि वहां की पुलिस को वायरलेस पर मेरे फरार की खबर थोड़ी देर बाद पहुंचने वाली थी। चनाचा मैंने रास्ते में ही किसी महफूज जगह उतरने का फैसला कर लिया। मगर ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक ट्रक आधा घंटा चला होगा कि इसकी रफ्तार मदम हो गई। कोई कस्बा आ रहा था। बंद गोभी के ढेर पर चढ़कर ट्रक की दीवार से बाहर झांककर देखा। कुछ फासले पर किसी कस्बे की रोशनियां झिलमिला रही थीं। ये रोशनियां ज्यादा नहीं थी, मगर लगता था कि कोई अहम कस्बा है। मैंने सोचा कि मुझे इस जगह उतरने की कोशिश करनी चाहिए। ट्रक कस्बे के एक सुनसान बाजार में घुमा तो इसकी रफ्तार बहुत मदम हो गई। मैं ट्रक में से बाहर कूद गया। मैं सड़क पर गिर पड़ा, लेकिन जख्मी होने से बच गया। उठा और लपक कर सड़क के किनारे बंद दुकानों के अंधेरे में एक जगह बैठ गया। ट्रक की सुर्ख रोशनी बाजार के आखिरी किनारे पर पहुंचकर एक तरफ घूम गई। मैंने अंधेरे में सुनसान बाजार का जायजा लिया। इसकी दुकानें पुख्ता थीं। ये वीर का या कोई दूसरा कस्बा नहीं लगता था। मकानों के छज्जे बाहर को झुके हुए थे। रिवॉल्वर मेरी जेब में महफूज पड़ा था। मैं सिर्फ मैल खोरे रंग के खद्दर के मोटे कुर्ते और तहमद में था। पाँव में रबर के जूते थे। कंबल मैंने कंपनी बाग में ही फेंक दिया था। एक चौकीदार लठ जमीन पर मारता हुआ जागते रहो की रट लगाता गुजर गया। जब वो दूर चला गया तो मैं उठा और बाजार के शुरू की दुकानों की जानब चलता बाहर निकला तो अचानक सामने एक मस्जिद नजर आ गई। मैं एक तरफ अंधेरे में खड़ा होकर सोचने लगा कि यहाँ मस्जिद कहाँ से आ गई। मस्जिद आबाद लगती थी क्योंकि इसके बंद दरवाजे पर बल्ब जल रहा था। इसका मतलब था कि इस कस्बे में मुसलमान भी रहते हैं। अचानक मेरे जहन में कादियां का नाम गूंज गया। कहीं ये कादियां का गांव तो नहीं है? कादियां मशरक पंजाब में मिर्जई मुसलमानों का गढ़ है। यहाँ के मिर्जई मुसलमान शुरू ही से बड़े खुशहाल थे और सन 1947 में यहाँ कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ था। इन लोगों को भारतीय हुकूमत का बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहा। इसकी जो कोई भी सियासी वजह थी, मुझे इससे सरोकार नहीं था। मुझे इतना मालूम था कि ये लोग अपनी बरादरी के लोगों की बेहद मदद करते हैं। चनाचा मैं सड़क पार करके मस्जिद के दरवाजे पर आ गया। मस्जिद के दरवाजे के ऊपर पत्थर की सफ़ेद सिल्प पर स्याह हरूफ में जामिया मस्जिद कादियां लिखा था। मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था। मस्जिद का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने आहिस्ता से दस्तक दी। मेरा दिल खौफ से धड़क रहा था कि ना जाने अब मेरे साथ क्या सलूक हो। मस्जिद का इमाम मुझे गिरफ्तार भी करवा सकता था। इमाम मस्जिद पुलिस का आदमी भी हो सकता था। अगर पुलिस का आदमी ना भी हो तब भी वो मुझे पनाह देने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे उठ रहे थे। एक बार तो दिल में आया कि यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन मुझे मस्जिद के सहन में से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। कोई मस्जिद के दरवाजे की तरफ आ रहा था। फिर आवाज आई, क्यों भाई, कौन है? मैंने बड़ी आजी से कहा, मौलवी साहब,
अहमदी मुसलमान हूँ, परदेसी हूँ। बटाले की बस निकल गई है, सर्दी में ठठरा रहा हूँ। मस्जिद का दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर लगे बल्ब की रोशनी में एक सुर्ख और सफेद नूरानी चेहरे वाले बूढ़े मौलवी साहब खड़े मुझे सर से पांव तक देख रहे थे। इनकी दाढ़ी सफेद और चेहरा भरा हुआ था। इन्होंने सर पर गर्म टोपी और कांधों पर शाल ओढ़ रखी थी। अंदर आ जाओ बेटा। इसका हुजरा गर्म था। तांबे के हमाम के ऊपर दीवार पर एक बल्ब रोशन था। कोने में चायदानी, प्यालियां और पानी की एक बाल्टी रखी थी। एक गैस का छोटा सा चूल्हा भी था। चूल्हे के पास एक गैस का छोटा सा सिलेंडर था। मौलवी साहब का बिस्तर जमीन पर दीवार के साथ लगा था। इन्होंने मुझे अपना कंबल ओढ़ने को दिया और कहा, यहाँ सो जाओ। तुम बटाले में क्या करते हो बेटा? मैंने कहा, हजरत जी, बस वहाँ मेहनत मजदूरी करता हूँ। पहले मलीर कोटला में सब्जी की दुकान की थी। गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। बटाले आकर चाय का एक खोखा दबा लिया। वहीं रहकर अपने बूढ़े वालिदैन का पेट पालता हूँ। मौलवी साहब अपने लिफाफ में लपक कर मेरे शक्ल पर नजरें जमाए हुए कहने लगे, तुम घर से कोई स्वेटर या कंबल लेकर नहीं चले थे? इतनी सर्दी में एक तहमद और कुर्ते में ही निकल आए। मैंने कंबल को जिस्म के गिर्द करते हुए कहा, हजरत जी, क्या अर्ज करूं? कंबल था, लेकिन मैं इसे रेलवे स्टेशन के बेंच पर रखकर बाथरूम में गया। वापस आया तो किसी ने कंबल उड़ा लिया था। क्या करूं हजरत जी, ऐसे लोग भी हमारे भारत में होते हैं। मौलवी साहब ने कहा, तुम्हारे सर और दाढ़ी के बाल इतने बढ़ आए हैं, तुम हजामत नहीं करवाते? मैंने यूं ही कह दिया, बस जी टाइम ही नहीं मिलता। इंशाल्लाह बटाले जाकर बाल कटवाऊंगा। चाय पियोगे? मौलवी साहब ने पूछा। अगरचे मुझे चाय की बेहद तलब हो रही थी, लेकिन मैं मौलवी साहब को अपने बारे में ज़रा सवालात करने का मौका नहीं देना चाहता था। मैंने कहा, जी नहीं शुक्रिया, मुझे नींद आ रही है। अच्छा फिर सो जाओ, अजान होने में ज़्यादा देर नहीं है। अगर नमाज पढ़ना चाहो तो आ जाना, नहीं तो सोते रहना। सुबह कौन सी बस पकड़ोगे? जी पहली बस पकड़ूंगा जो अजान के बाद जाती है। मौलवी साहब ने कोई जवाब न दिया। इन्होंने अपना चेहरा लिहाफ के अंदर कर लिया। मैंने भी कंबल ऊपर कर लिया। सख्त थका हुआ था, इसलिए हुजरे के गर्म फिजा में मुझे बहुत जल्द नींद आ गई। आंख खुली तो मैंने कंबल हटाकर देखा। हुजरे का बल्ब बुझा हुआ था। दरवाजा बंद था और इसकी दर्जों में से धूप की किरणें अंदर आ रही थी। लगता था कि दिन काफी निकल आया है। मुझे बाहर किसी आदमी के बातें करने की आवाज सुनाई थी। मैं दरवाजे की सराखों में से बाहर झांका तो मेरा दिल उछलकर हलक के पास आ गया। बाहर सहन में बिछी हुई सफ पर मौलवी साहब के पास पुलिस का एक थानेदार बैठा था। मौलवी साहब कह रहे थे, आप चाहें तो बेशक मेरे हुजरे की तलाशी ले लें। यहाँ अगर आपका कैदी आया होता तो मैं आपको जरूर बता देता। मेरा हलक खुशक हो गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मौलवी साहब ने मुझे बचा लिया था। मेरा दिल मौलवी साहब के लिए ताजीम के जज्बात से लबरेज हो गया, मगर मुसीबत अभी टली नहीं थी। थानेदार मस्जिद में ही था। अगर वो तलाशी लेने के लिए हुजरे में आ गया तो मेरा पकड़ा जाना यकीनी था। थानेदार कह रहा था, हमें आपकी जुबान पर एतबार है। मौलवी साहब। थानेदार उठकर खड़ा हुआ। मौलवी साहब भी उठ खड़े हुए। इसने दोनों हाथों से मौलवी साहब से मुसाफा किया और बोला, हमारी इत्तला के मुताबिक वो इसी इलाके में कहीं छुपा हुआ है। इसका हुलिया मैंने आपको बता दिया है और वो हमारे एक आदमी को कत्ल भी करके आया है। अगर वो इधर आए तो बराए मेहरबानी हमें जरूर इत्तला कर दीजिएगा। पाकिस्तानी जासूस भी है, इसे गिरफ्तार करवाना आपका राष्ट्रीय फर्ज भी है। मौलवी साहब ने पुरसुकून लहजे में कहा, भला जी आप फिक्र ना करें, आपका मुजरम यहाँ आया तो मैं अपना राष्ट्रीय फर्ज जरूर अदा करूंगा। थानेदार ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मस्जिद के सहन से उतरकर बूट पहने, फिर तस्मे बांधकर उठा और मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकल गया। मौलवी साहब सफ पर बैठकर किसी पुरानी किताब के मुताले में मसरूफ थे। वो जानबूझकर अभी हुजरे में नहीं आ रहे थे। मैं कुछ देर दरवाजे से लगा इनको देखता रहा। धूप में इनका चेहरा मुनव्वर था और कदीम इंसान दोस्त सूफी बुजुर्गों की याद दिला रहा था।